हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ मस्त हैं, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हमने कल सेल का पहला लेक्चर देख लिया था। उसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था। बेसिकली हमने सेल की हिस्ट्री के बारे में देखा था कि सेल का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, यानी कि सेल की खोज किसने की थी, इसके बारे में भी हमने जाना था। किन साइंटिस्ट ने की थी, कब की थी, लिविंग सेल की खोज किसने की थी, डेड सेल की खोज किसने की थी और कब कब की थी। और हमने ये भी जाना था कि बेसिकली डेड सेल में और लिविंग सेल में डिफरेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जाना था। डेड सेल का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी जैसे कि ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट थे, खाली उनकी जो बाउंड्री थी वही पाई जाती थी, यानी कि उसमें सिर्फ कोशिका भी दिखाई पड़ी थी, क्योंकि वो कर्कश सुबेर के प्लांट में देखा गया था, क्योंकि वो कैसा था, डेड था, डेड पार्ट में देखा गया था, इसलिए डेड सेल थी वो। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे एंटोनी वान लीवेनहॉक, तो उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, यानी कि लिविंग सेल की खोज की थी। और क्या किया था भाई, और क्या किया था एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, उन्होंने किया था, उन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की थी, है ना। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा रिवाइज करते हैं, आइए एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले कोशिका यानी कि सेल। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, सबसे पहले खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में की थी। कब की थी, 1665 में। किस पौधे में की थी, कर्कश सुबेर में की थी। उसकी बार्क को उतारा था। कर्कश सुबेर एक प्लांट था, इसकी बार्क को उतारा था और उसके छोटे छोटे पीसेस किए थे। इनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया। फिर सेल्फ मेड अप माइक्रोस्कोप, खुद के द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप के अंदर जब छाल बोले तो बार्क को रखा, तो उनको कुछ इस तरीके कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, हनी भी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं उन्हें कुछ दिखाई पड़ी, और इसलिए इसको डेड सेल कहा गया। किस लिए इसको डेड सेल कहा गया था, क्योंकि इसमें ना ही इनको कोई भी मतलब सेल ऑर्गेनिज्म दिखाई दिया था, ना ही इसके अंदर उनको साइटोप्लाज्म दिखाई दिया था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे भाई, और इनकी यहाँ एक बुक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है कि इनकी बुक का क्या नाम था। बुक यानी कि इनकी किताब का नाम क्या था। इनकी किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या था इनकी पुस्तक का, यानी कि इनकी बुक का जो नाम था वो क्या था, माइक्रोग्राफिया। क्या था नाम, माइक्रोग्राफिया। यहाँ तक हमने जान लिया था। और इसके आगे हमने क्या देखा था कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी भाई, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक किसने की थी भाई, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कब की थी, 1674 में। कब की थी भाई, 1674 में। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी, 1674 में की थी। फिर इसके बाद एक या दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। किसने सेल थ्योरी दी थी भाई,
एक बार बताएंगे सारे बच्चे, क्योंकि मैं कल की क्लास में आपको बता चुकी हूँ। सेल थियरी किसने दी थी? तो वेरी गुड, किसने दी थी? स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन किसने दी थी? स्लाइडेन। दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान, इन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या दिया था इन्होंने? कोशिका सिद्धांत। क्या दिया था भाई? कोशिका सिद्धांत। कौन से साइंटिस्ट थे? स्लाइडेन, स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान, इन्होंने क्या दी थी? सेल थियरी। सेल थियरी, सेल थियरी, इन्होंने क्या दी थी? सेल थियरी दी थी। फिर इसके बाद हमने देखा था कि सबसे छोटी यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है, ये सब हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, सिर्फ हम रिवीजन करा रहे हैं आपको। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन थी? माइकोप्लाज्मा, जिसको हमने क्या नाम दिया था? जिसका नाम दूसरा भी क्या है? पीपीएलओ। उसको क्या कहते हैं? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं उसको? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और एक बात ये भी है कि जो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने जब जीवित कोशिका की खोज की तो इन्होंने डायरेक्ट उसको जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल कहकर ना लिविंग सेल ना कहकर उन्होंने उसको क्या कहा? उन्होंने उसको कहा था, उन्होंने क्या था कहा था उसको? एनिमलक्यूल, एनिमलक्यूल, एनिमलक्यूल। तो आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। तो चलिए हाँ आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ये सब मैं आपको कल बता चुकी थी। एक बार रैंडमली हम इसको रिवाइज कर रहे थे बस। ये मान लीजिए सेल है, ये एक सेल है, ये एक कोशिका है। क्या है? एक कोशिका है, एक कोशिका है, कोशिका है, कोशिका है मान लीजिए एक। इसमें क्या है? इसका प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है इसका? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये काहे की बनी होती है? काहे की बनी होती है भाई? तो बेसिकली प्रोटीन की बनी होती है। काहे की बनी है? प्रोटीन की बनी होती है। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कितने बच्चे जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? क्या कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का? जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऑक्सीशोषण करना, एनर्जी को बनाना, है ना। अच्छा, जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है तो उसकी आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, उसकी खोज किसने की, इन सब बेसिक टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें ये बताइए कि इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का है, जो इसका फंक्शन क्या है? एनर्जी बनाना, है ना, एनर्जी बनाती है। अच्छा, जब माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बना दी तो क्या ये सेल के अंदर ही खाली मतलब एक ही सेल के अंदर एनर्जी रहेगी, है ना? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को भी जरूरत होती है हमारी एनर्जी की। जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमारी सबसे ज़्यादा किसको? जीव को जरूरत है एनर्जी की। इसी तरीके से जो कोई वॉकिंग कर रहा है उसको सबसे ज़्यादा किसमें? पैर में जरूरत होगी एनर्जी की। कोई कूद रहा है तो उसको ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी को जरूरत होगी, है ना। कोई मजदूर ईंटें उठा रहा है तो उसकी मसल्स को, यानी कि उसके हाथों को सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है? कौन है ऐसा सेल के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो वो है हमारा गोल्जी बॉडी। कौन है हमारा? ये गोल्जी बॉडी है। फिर आपने कहा ठीक है, गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है किसका? एनर्जी का, एक सेल से दूसरी सेल में। फिर इसके बाद आता है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन।
हमारी ऐसा तो है नहीं हमारे सेल में एक ही हमारे हमारे शरीर में एक ही सेल है, एक ही सेल है कि हमारा शरीर एक कोशिकी है, हम एक ही सेल से बने? ना 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 ना, हम एक सेल से बिल्कुल नहीं बने हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। जैसे हमारे लीवर में बहुत सारी सेल्स, अलग अलग ऑर्गेनल्स जितने भी है उसमें सारे सारे मतलब हर एक ऑर्गन में अगर हम जोड़े तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। एक कोशिकी नहीं है, हम बहु कोशिकी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हमारे जो शरीर है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। इसलिए जो क्या करता है सेंट्रोसोम, हाँ सेल डिवीजन का काम करता है। कोशिका विभाजन, मान लीजिए हमारे कहीं पे चोट लग गई, हमारा शरीर जो रप्चर हुआ है उसको ठीक भी तो करना है, कौन करेगा? सेंट्रोसोम। अच्छा, आगे आता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम, अब मान लीजिए हमारी जो सेल्स है जहाँ पे चोट लग गई वो इफेक्टिव हो गई, अब उनको दूसरी वहां पे सेल बनानी है, उसको खत्म कर देना उन सेल को, क्योंकि वो रप्चर हो चुकी है। तो वो उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? लाइसिस करने का काम किसका है? लाइसोसोम का काम है। फिर आप कहेंगे कि हमारी बॉडी में कंकाल है, ऐसे सेल का कंकाल, सेल इसमें इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ये पचक नहीं जाएगी, है ना, पचक सकती है, इसलिए इसका कंकाल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई? ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसे कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका कंकाल है। ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदत्त जालिका। अंतःप्रदत्त जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसको कहते हैं। अब इसका काम क्या है? जैसे हमारी बॉडी में अगर कंकाल ना हो, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स ना हो, हमारे शरीर में वेन्स ना हो, तो मतलब तो हमारी बॉडी कैसे रुकेगी? मान लीजिए हमारी बॉडी है, पूरा ऊपर से खाल है और इसके अंदर पूरा का पूरा ब्लड भरा हुआ है, और किसको आया, हमारे चाकू मारा, पूरा का पूरा सारा का सारा ब्लड निकल गया, हमारा काम तमाम। क्यों? कौन हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहा? हमारा कंकाल। कंकाल है तो हम हैं। कंकाल है, मान लीजिए हमारे किसी ने पेट में चाकू मार दिया तो हमारे पेट का ही ब्लड निकलेगा, है ना, हमारे हाथों का नहीं निकलेगा, क्योंकि अलग अलग हड्डियां, अलग अलग बेस, अलग अलग बोन्स है हमारे शरीर में, है ना। तो यही फंक्शन है। इसी तरीके से सेल का हाल है, इसका कंकाल कौन है? हमारा कौन है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका फॉर्मेशन करता है? बसा का, यानी कि फैट का। बसा यानी कि फैट का फॉर्मेशन करता है, निर्माण। किसका निर्माण करेगा? बसा का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? बसा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसका काम करता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है? ये मान लीजिए कुछ इसका पार्ट स्मूथ है, कुछ यहाँ पे बिंदु लगे स्ट्रक्चर हो गई, तो ये क्या हो गया? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाए जाते हैं? हमारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। रफ पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम। अब ये राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम से 80S राइबोसोम। अब कहेंगे आप कि मैम ये ऐसे का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सेडिमेंट एंड कॉन्फिशेंट, है ना, इसका मतलब ये होता है। तो हम अब आगे चलने वाले हैं। अब आपने देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, गोल्गी बॉडी का काम क्या है, सेंट्रोसोम का काम क्या है, न्यूक्लियस का काम क्या है। तो एक और लिख लेते हैं। ये क्या करता है भाई? हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है, यानी कि एनर्जी देता है, एनर्जी बनाता है। ये क्या करता है? परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसका। ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसका।
सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन क्या करता है? कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करता है। अच्छा, सारे बच्चे बताइए, कल की क्लास में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा सेल डिवीजन यानी कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है और सबसे कम कहाँ पर होता है? एक बार सारे बच्चे बताएंगे कहाँ पे होता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन जो होता है हमने कल कहाँ बताया था? लीवर में। और सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे कम कोशिका विभाजन जो होता है वो हमारे ब्रेन्स में होता है, हमारे न्यूरॉन्स में होता है सबसे कम सेल डिवीजन, है ना। सबसे कम सेल डिवीजन की कैपेसिटी जो है वो किसकी है? हमारे ब्रेन की है। सबसे ज्यादा सेल डिवीजन की कैपेसिटी है वो किसकी है? लीवर की है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? सेल डिवीजन। ये क्या करता है? इसे ये क्या करता है? लाइसिस का काम है इसका, लाइसिस का काम है इसका। ये क्या करता है? किसी भी सेल हो गई, मान लो वो सेल डेड है, उसको क्या करता है? खत्म करने का काम करता है, लाइसिस कर देता है सेल की। फिर इसका काम क्या है? ये हमारे सेल का कंकाल है, कंकाल है। ये हमारे सेल का क्या है? कंकाल, स्केलेटन है हमारे सेल का, स्केलेटन है हमारे सेल का, कंकाल है। अब हमारे सेल में क्या है? न्यूक्लियस। अच्छा, सारे बच्चे बताएंगे कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है हमारे सेल में। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, क्या काम है हमारे सेल में न्यूक्लियस का? क्या काम है हमारे सेल में न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस क्या करता है? जितनी भी सूचना है, तो मान लीजिए हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, जितना भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितना भी हम रटते हैं या याद करते हैं, जितना भी समझते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ है? हमारे ब्रेन को है ना। उसी तरीके से जितनी भी इंफॉर्मेशन सेल की, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है ना। किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है। जैसे हमारा ब्रेन है, मान लीजिए हमें फिजिक्स पढ़ानी है, हमने कहा भैया फिजिक्स पढ़ाते हैं, हमारा ब्रेन उसके लिए एक्टिव हो गया। अगर किसी को बायोलॉजी पढ़ानी है, उसको बायोलॉजी आती है, तो वो बायोलॉजी के लिए उसका ब्रेन एक्टिव हो गया, है ना। उसी तरीके से ये जैसे हमारा न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा? ये क्या करता है? जैसे किसी भी इंसान, कोई भी बेबी हो रहा है, उसको क्या है, मान लीजिए उसके 5 ही उंगलियां बनानी है, 5 उंगलियों में 5 ही नाखून देनी है। सारा काम किसका है? न्यूक्लियस का, है ना। इंफॉर्मेशन देता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। किसी किसी के देखा होगा कि उंगली में 6 उंगलियां, हाथ में 6 उंगलियां आ गई, तो वो कौन पगलाया है? तुम्हारा न्यूक्लियस पगलाया है ना। कौन पगलाया है? न्यूक्लियस पगलाया है। भगवान की इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी गलती नहीं है, वो आपका न्यूक्लियस पगला जाता है, इसीलिए ये सब होता है ना। क्यों? किसका काम है? न्यूक्लियस का काम है। भगवान तो सबको अच्छा खासा बनाते हैं, लेकिन जब न्यूक्लियस पगलाता है तभी ये सब गड़बड़ होता है ना। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे आई होप। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने पिछली क्लास का रिवीजन किया। कल हम पढ़ेंगे इसके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनका डिटेल में स्टडी करने वाले हैं ना। तो हमने सबसे पहले देखा कि कोशिका की खोज किसने की थी, डेड कोशिका क्या होती है, यानी कि डेड सेल क्या होती है, लिविंग सेल क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हमने जाना। लिविंग सेल की खोज किसने की, डेड सेल की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, इन सब चीजों के बारे में हमने जाना। रॉबर्ट हुक की बुक कौन सी थी? लीवनहाक ने अगर कोशिका से लिविंग कोशिका दी है, लिविंग कोशिका की खोज की है, तो उन्होंने और क्या क्या किया है, इन सब चीजों के बारे में हमने जाना। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, आज इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।